हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैथ्स। आज जो भाई हम हिस्ट्री का जो चैप्टर थर्ड है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, अगर नॉर्मली बजाना जो चैप्टर थर्ड है, इस चैप्टर के अंदर है क्या, तो अगर हम इस चीज के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास जो भाई नाथसीवाद और हिटलर का होता है। मतलब हिटलर भाई जो है, ठीक है, वो कौन था और नाथसीवाद क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। अगर नॉर्मली बोला जाए भाई तो इस चैप्टर को समझने से पहले कुछ कुछ पॉइंट जो हमें समझने चाहिए वो मैंने सारे सारे बता रखे हैं। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट पहले तो मैं बता रहा हूँ। पहला मेरे पास है भाई की वाइमर गणराज्य की स्थापना। मैं देखो, जो वाइमर है, ठीक है, उसका गणराज्य कैसे बना, या फिर मान लो कि जो वाइमर गणराज्य वो बना कैसे था। ठीक है, एक गणराज्य का नाम है। तो कह रहे कि जर्मनी ने ऑस्ट्रेलियाई साम्राज्य के साथ और मित्र राष्ट्र, भाई जब भी बोलो मित्र राष्ट्र तो कौन सा है, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में। देखो भाई, जो जर्मनी है, ठीक है, उसने क्या किया, जर्मनी ने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ और मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, देखो एक तो इसके साथ था, वो जो ऑस्ट्रेलियाई जो हमारे पास जो साम्राज्य था इसके साथ था, जर्मनी के साथ था। ठीक है, और किन के खिलाफ लड़ा भाई, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, इन तीन के खिलाफ लड़ा था। ये हमारा पहला विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद दूसरा पॉइंट भाई, जर्मनी ने शुरू में फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके लाभ कमाया। देखो भाई, जर्मनी ने स्टार्ट में किया क्या, जर्मनी ने स्टार्टिंग में जो फ्रांस था, ठीक है, फ्रांस में, और जो ये जो बेल्जियम है, इन दो जगह पे कब्जा कर लिया। ठीक है, जिस तरीके से जो ब्रिटेन ने हमारे ऊपर राज किया था ना, भारत के ऊपर राज किया था, ठीक उसी तरीके से जर्मनी ने फ्रांस पे और बेल्जियम, इन दो जगह पे क्या है, राज किया। ठीक है, फिर हालांकि मित्र राष्ट्रों ने 1918 में जर्मनी और केंद्रीय शक्ति को हराकर जीत हासिल की। भाई 1918 में जर्मनी हार गया। ठीक है, जो भी हमारे पास जितने मित्र राष्ट्र हैं, ठीक है, ये जो मैं जब भी बोलूँ मित्र राष्ट्र, क्या क्या बोलोगे भाई, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, ये तीनों भाई क्या मित्र राष्ट्र, मतलब कि जैसे हमारा दोस्ती चलती है इनके बीच में। तो हालांकि मित्र राष्ट्रों ने 1918 में जर्मनी और केंद्रीय शक्ति को हराकर जीत हासिल की। अब देखो भाई, जब ये जीत हासिल की उसके थोड़ा आगे देखते हैं। फिर क्या भाई, वीमर में एक नेशनल असेंबली की बैठक हुई। भाई उसके बाद क्या हुआ, एक ना मतलब वीमर एक जगह है, ठीक है, उस जगह पे क्या है कि एक नेशनल असेंबली असेंबली मीटिंग की बैठक हुई। ठीक है, और एक संघीय ढांचे के साथ लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना की। भाई क्या हुआ, एक ना ढांचे के साथ, मतलब कि नियम और कानून के साथ। इसका मतलब क्या भाई, अगर नॉर्मली बोले, इसका मतलब है नियम के साथ एक लोकतांत्रिक संविधान, मतलब कि जो कानून, ठीक है, एक जो लॉ है, कानून की एक तरह से व्यवस्था करी। उसके बाद अगली बात करते हैं कि जून 1919 में वारसाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें जर्मनी के ऊपर मित्र शक्तियों ने कई अपमानजनक शर्तें थोपी। देखो भाई अब क्या हुआ, जब ना जर्मनी के कब्जे से जब ये तीन देश निकल गए, ठीक है, जो मित्र शक्तियां, जब वो निकल के आ गए तो उन्होंने क्या भाई, जर्मनी के ऊपर ना बहुत ही शर्तें लगाई कि भाई ऐसा करोगे, वैसा करोगे, ऐसे। ठीक है, तो सारी सारी बातें बताई इसके अंदर। फिर तो इसी के अंदर भाई क्या क्या, मतलब कि जो शर्त थी वो कैसी थी, देखिए, युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाना। ठीक है, भाई देखो 6 और मतलब कि 6 अरब पाउंड, ठीक है, 6 अरब पाउंड इतने का जुर्माना है। मतलब एक तुम्हारा अमाउंट है जो बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, जिसमें तुम एक नया देश बना सकते हो, इतना बड़ा अमाउंट होता है। दूसरी बात भाई, युद्ध में हुए क्षति, भाई ये जो लड़ाई हुई उसमें जो भी नुकसान हुआ है के लिए सिर्फ जर्मनी को जिम्मेदार मानना। भाई इसमें अगला क्या बोला कि जो भी लड़ाई हुई है, ठीक है, उस लड़ाई में जो भी घाटा हुआ है उन सब के लिए जो भी पेमेंट करेगा, कौन करे भाई, वो सिर्फ जर्मनी करेगा। अगली बात है, जर्मनी को सेना विहीन करना। भाई जर्मनी बोला भाई तुम अपनी सेना अपने पास रखोगे ही नहीं, ठीक है, अपनी सेना से दूर रहो। उसके बाद सारे उपनिवेश, भाई उपनिवेश का मतलब क्या है, जहां जहां पे कब्जा किया उसने, ठीक है, जर्मनी ने जहां जहां पे कब्जा किया है वो उसका उपनिवेश हो जाएगा। जैसे मान लो कि ब्रिटेन था, ठीक है, जो ब्रिटेन है, जब ब्रिटेन ने भारत पे कब्जा किया था तो ब्रिटेन का उपनिवेश कौन था, ब्रिटेन का उपनिवेश था भारत। ठीक है, इस तरीके से। तो वही चीज कह रहा है कि सारे उपनिवेश, 10% आबादी, 13% भूभाग और 75% लोहा भंडार और 26% कोयला भंडार का मित्र राष्ट्रों आपस में बांट लेना था। ठीक है, भाई जर्मनी से बोला कि जो भी तुम्हारे पास जितनी चीज है ना, उन सबका, देखो जो उपनिवेश है, जिन लोगों पर कब्जा किया, 10% की आबादी, ठीक है, और 13% जमीन का हिस्सा, ठीक है, उसके बाद अगला भाई 75% लोहे का भंडार और 26% कोयला भंडार। ये सारा का सारा, ये जो तीन दोस्त थे ना, जो तीन मैंने ऊपर देशों का नाम बताए, ठीक है, उन तीनों के बीच में बढ़ जाएगा। उसके बाद भाई अगली बात करते हैं, करें वारसाई की संधि द्वारा जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई। देखो उसके बाद क्या हुआ, जो जर्मनी है, जर्मनी में एक ना मतलब कि एक ना नया गणराज्य बना। ठीक है, उस गणराज्य का नाम था मतलब कि वाइमर नाम था। अब देखो भाई इसके बारे में जो जो इंपोर्टेंट बात है, तो कह रही कि वाइमर गणराज्य के सामने आई समस्या, जो वाइमर गणराज्य
देखो जर्मनी में ये जो वाइबर गणराज्य जो बन गया, एक जो राज्य बन गया, अब इसके सामने समस्या कौन सी है भाई? पहले बात करते हैं कि वाइमर संधि क्या थी। देखो हाँ देखो, वारसा में हुई शांति संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, ठीक है, तकरीबन 10% आबादी, ठीक है, 13% भूभाग और 75% लोहा और जो 26% कोयला भंडार, ठीक है, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। भाई ये जो संधि हुई थी, ठीक है, जो वाइमर जो संधि थी, ठीक है, उसमें क्या हुआ, जर्मनी को ये सारी सारी चीज त्यागना पड़ा था अपने पास से, क्योंकि जर्मनी ने भाई बहुत सारे जगह पे क्या कब्जा किया था अपना, उसमें से बहुत सारा सामान उसको बांटना पड़ा लोगों में। फिर मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। भाई जो मित्र राष्ट्र थे, जो मैंने ऊपर 3 बता रखे, ठीक है नाम, तो उन्होंने क्या किया कि जो सेना है उसको भंग कर दिया, बोला भाई तुम्हारी सेना तुम्हें नष्ट करनी पड़ेगी, तो अपनी सेना के साथ नहीं रह सकते। उसके बाद अब ये कह रहे कि युद्ध अपराधों अनुच्छेद के तहत, भाई ये भी हमारा उसका एक अनुच्छेद है, ठीक है, एक कानून बनाया था के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराकर उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया। ठीक, भाई जो मेरे पास है ना जो वाइमर संधि है, इसी के अंदर ये सारा सारा हुआ है। जब भी वाइमर संधि के बारे में सारा पॉइंट अगर तुम डिट्टो लिखते हो, कोई दिक्कत नहीं तुम्हें नहीं आएगी। अगली बात हुई खनिज संसाधनों वाले हाँ भाई राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। देखो भाई क्या, वही जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने क्या किया, जो जर्मनी के जो भी हमारे पास ना, जो मान लो कि गैस हो गया, फिर जो जो भी गैस पाइपलाइन वगैरह, जो भी खनिज संसाधन है, जो भी धरती के अंदर से निकलने वाले जितने भी संसाधन है, उन सब पर जो मित्र राष्ट्र है, ठीक है, जो 3 राष्ट्र मैंने ऊपर बताया, उन्हीं का हमेशा से कब्जा रहा है उसके ऊपर, ठीक है, मतलब कि हमें ज्यादातर टाइम पे रहा है उनका कब्जा। अगली बात करते हैं आर्थिक संकट क्या होता है। देखो अगर बात करें भाई आर्थिक संकट क्या है, तो युद्ध में डूबे हुए ऋण के कारण जर्मन राज्य आर्थिक रूप से अपंग हो गया था। देखो अब क्या होगी, कह रहा जब ना युद्ध में डूबा हुआ था, देखो युद्ध में डूबे हुए ऋण के कारण, जब ना युद्ध हुआ, ठीक है, तो उसके कारण बहुत सारा लोन चढ़ा जर्मनी के ऊपर, जर्मन के ऊपर जब बहुत सारा लोन आ गया, तो ये कह रहा है कि ऋण के कारण, ऋण का मतलब है लोन, ठीक है, बहुत सारा लोन चढ़ गया था उसके ऊपर, तो युद्ध में डूबे हुए ऋण के कारण जर्मन राज्य आर्थिक रूप से अपंग, मतलब कि भाई बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। ठीक, जिसका भुगतान सोने में किया जाना था। देखो भाई ये बता रखा है कि जितना भी जो नुकसान होता है ना, सारा का सारा नुकसान क्या है, सोना मतलब गोल्ड, ठीक है, गोल्ड के रूप में किया जाएगा। अगर बिना गोल्ड के करोगे उसकी भी कोई कीमत होगी नहीं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास अगला कह रहे कि इसके बाद सोने के भंडार में कमी आई। देखो पहले तो पैसे की कमी थी, उसके बाद क्या हो, जो सोना है, जो गोल्ड है, भाई उसमें भी क्या कमी आ गई। और जर्मन निशान का मूल्य गिर गया। ठीक है, जो जर्मन था, जो जर्मनी है, ठीक है, उसके निशान की जो वैल्यू है वो क्या कम हो गई, होता ना, हर एक देश के मुद्रा की वैल्यू होती है, ठीक है, सेम उसी तरीके से जो हमारा जर्मन था, जर्मन में भी भाई जो उसकी मुद्रा है उसकी वैल्यू क्या है, कम हो गई। जैसे मान लो कि अभी क्या चल रहा है स्टार्टिंग में, अगर तुम ना, अगर किसी को कुछ भी नॉलेज है, अगर तुम सबको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो मान लो अगर तुम 2010 के आसपास देखते हैं ना, तो $1, जो भाई हमारे पास $1 है, वो आई थिंक 42 रुपए के हिसाब से था। ठीक है, और अगर दूसरी बात कर दे, लेकिन अब तुम देखोगे जो $1 है वो 82 रुपए के हिसाब से हो गया, 82 या फिर 83, 83 रुपीज के हिसाब से हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे जो मुद्रा है उसकी कीमत क्या कम हो रही है। ठीक है, उस वजह से देखो क्या आवश्यक वस्तु की कीमत आसमान छूने लगी। और भाई जर्मन में क्या हुआ, वो सारी चीजें जिसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा थी, वो सारी सारी चीज क्या भाई आसमान छूने लगी। जैसे तुम्हें इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो एक बार क्या था, जैसे अभी चीन की बात है, चीन में क्या हुआ था, मतलब चलो तुम्हें पाकिस्तान की बात बताऊं, पाकिस्तान में क्या हुआ था भाई, कि पाकिस्तान के अंदर वहां के जितने लोग थे ना, वो सारे सारे भुखमरी के मारों शिकार हो गए थे। ऐसा हुआ क्या था, क्योंकि उनकी जो मुद्रा की जो कीमत है, वो जो मुद्रा का जो मूल्य है, वो क्या काफी गिर गया। मुद्रा का मूल्य हमेशा कब गिरता है, जब देश के अंदर से सोना खत्म हो जाता है। देखो मैं तुम्हें हमेशा एक एक बात ध्यान रखे चलना, एक देश के पास जितना सोना है, जितना ज्यादा गोल्ड है, ठीक है, वो देश क्या है उतना ही ज्यादा अमीर, उतना ही ज्यादा रिच होगा, उतना ही ज्यादा क्या अमीर होगा। लेकिन जिस देखो ज्यादा गोल्ड ज्यादा अमीर, अगर कम गोल्ड है तो भाई कम रिच, इस तरीके से होता है। तो ये चीज ध्यान लेके चलना है। अगली बात करते हैं भाई राजनीतिक संकट क्या था, तो राष्ट्रीय सभा द्वारा वाडमर गणराज्य का विकास तथा सुरक्षा के रास्ते पर लाने के लिए नए जनतांत्रिक संविधान का निर्माण किया गया। देखो भाई ये बता रहा है कि राजनीतिक संकट क्या था जर्मन के अंदर, तो वही कह रहे कि राष्ट्रीय सभा द्वारा, जो मतलब कि जो पूरे देश की जो सभा थी, जो मीटिंग द्वारा वाडमर, ठीक है, वाडमर गणराज्य का विकास, एक तो भाई जो वाडमर गणराज्य है, एक ये नया नया राज्य बन गया। ठीक है,
नए राज्य बना, का विकास तथा सुरक्षा के रास्ते पर लाने के लिए नए राजनीतिक संविधान का निर्माण किया। भाई यहाँ पे क्या हुआ, जो नए नए जो राजनीतिक संविधान है उन सबका निर्माण किया गया, लेकिन कह रहे किंतु यह अपने उद्देश्य में असफल रहा। देखो ये बनाया था भाई, जो मेरे पास क्या है, जो वार्डमर है बनाया जरूर, लेकिन जिस उद्देश्य से ये जो वार्डमर गणराज्य बना था वो उद्देश्य पूरा ही नहीं हो पाया। ठीक है, फिर संविधान में बहुत सारी कमजोरी थी भाई, जो संविधान में बहुत सारी कमियां थी। ठीक, उसके बाद अनुपातिक प्रतिनिधित्व संबंधी, देखो भाई अनुपातिक प्रतिनिधित्व संबंधी नियम, पहले समझो कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता क्या है। देखो अनुपातिक का मतलब है कि जब भी कोई देश है ना, उस देश को चलाने के लिए बहुत सारी पार्टी होती है। ठीक है, जैसे मान लो कि भारत है, ठीक है, भारत में क्या भाई, आम आदमी पार्टी, ठीक है, आम आदमी पार्टी है, ठीक, और क्या भाई, फिर बीजेपी है, ठीक है, और भाई जो कांग्रेस है उसका तो नाम निशान मिट चुका है, धीरे धीरे कुछ दिन में खत्म ही हो जाएगा। तो ये पार्टी है। इन्हीं चीज का जो अनुपात देखा था, किसके पास कितनी सीट है, किसके पास कितनी सीट नहीं है, तो इसी को बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व संबंधी नियम तथा अनुच्छेद। ठीक है, हाँ भाई, तथा अनुच्छेद 48 और मेरे जो अनुच्छेद 48 के कारण एक राजनीतिक संकट पैदा हुआ जिसने तानाशाही शासन का रास्ता खोल दिया। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो अनुच्छेद 48 के हिसाब से, इसके कारण ना एक राजनीतिक संकट पैदा हुआ। ठीक, और भाई इसके कारण से हमारे पास क्या हुआ, जो जर्मनी है, जर्मनी में तानाशाही हो गया। तानाशाही का मतलब एक जने का राज है और उसी के राज चलता रहेगा, और वो अपने हिसाब से पूरे पूरे देश को अपने इशारे पर नचाएगा। ठीक, अब भाई अगली चीज देखो, इसके बाद जो भाई इसमें ये जो मेरे पास युद्ध हुआ, युद्ध के प्रभाव क्या पड़े। ठीक है, जो जर्मनी में जो युद्ध हुआ था इसके प्रभाव क्या थे, वाली बात सुनो। तो पहले युद्ध से मनोवैज्ञानिक और आर्थिक रूप से पूरे महाद्वीप पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। भाई जो पूरा पूरा महाद्वीप, पूरी दुनिया है, ठीक है, पूरी दुनिया में बहुत ही बेकार प्रभाव पड़ा था। ठीक है, और जो अगली चीज भाई, यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। देखो भाई स्टार्टिंग में जो यूरोप था, ठीक है, यूरोप स्टार्टिंग के पहले सबको कर्जा देता था कि भाई ये ले पैसे, कोई दिक्कत नहीं, ये ले पैसे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, जैसे ही जो हमारे पास जो विश्व युद्ध पहला है समाप्त हुआ, विश्व युद्ध समाप्त होते ही ये देखा गया कि भाई जो यूरोप है, ठीक है, वो क्या है, मतलब कर्जदार बन गया, वो उसके पास बहुत सारा कर्जा चढ़ गया। अगली बात करते हैं, पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। देखो जो पहला महायुद्ध हुआ, ठीक, तो पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज, मतलब यूरोप में जितने भी देश हैं, जितने भी राज्य हैं वो सारे, तो यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। हुआ ऐसा भाई कि युद्ध इतना भयंकर था ना कि सब, मतलब उससे कोई बच ही नहीं पाया, सारे के सारे उसके चपेट में आ गए थे। ठीक है, कुछ भी हो, पैसा हो, घर दौलत शौहरत कुछ भी हो, सब कुछ क्या भाई उसी के चपेट में आराम से आ गए थे। उसके बाद कह रहा सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान देने लगा। जो सिपाही वगैरह थे उन सबको क्या ज्यादा सम्मान मिलने लग गया। ठीक, अगली बात है, राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुण वाला होना चाहिए। भाई अब ये जितने भी जो राजनेता थे ये सारे बोले भाई, इन सब ने प्रचार किया। ठीक है, प्रचार मतलब कि एडवर्टीजमेंट करवाया कि जो पुरुष है, पुरुषों का भाई हमेशा क्या है कि आक्रामक होना चाहिए। आक्रामक तो भाई एकदम से मान लो भाई एकदम ताकतवर इंसान हो, ठीक है, हर भी मतलब जो भी बात है उसको अच्छे से सॉल्व करे, हमेशा उसको ताकतवर होना चाहिए और मर्दाना गुण वाला होना चाहिए। अगर किसी के पास नहीं है भाई फिर वो मर्द तो होगा ही नहीं, ये चीज है। अब देखो अगली बात करते हैं, जो नेक्स्ट है पास, वो है कि राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट। देखो भाई राजनीतिक रेडिकलवाद क्या है और उसके वजह से आर्थिक संकट। आर्थिक संकट का मतलब है पैसों से संबंधित जो भी समस्या उत्पन्न हुई वो। ठीक है, और राजनीतिक रेडिकलवाद इसे तुम्हें पढ़ते पढ़ते पता लग जाएगा। देखो भाई राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से हाँ भाई आर्थिक संकट से और बल मिला। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा। देखो भाई जर्मनी ने जो भी युद्ध लड़ा वो क्या किया, बहुत सारे देशों से कर्जा लिया, उसके बाद उसने बम गोले जो भी बनाते वो सारे सारे बनाए, उसके बाद जाके जीता है वो। ठीक है, अगला, युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। भाई जब ना युद्ध खत्म हो गया, युद्ध खत्म होते ही भाई जो जर्मनी था, ठीक है, युद्ध जब खत्म हुआ तो जर्मनी को बहुत ही मोटी रकम चुकानी पड़ी कि भाई तुम्हारे वजह से इतना लॉस हुआ है, ये सारा सारा तुम भरोगे। ठीक है, इस तरीके से। अब सुनो भाई अगला, कह रहे युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भरना पड़ा और
हाँ भाई, इस दौरे वो से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग खत्म होने की स्थिति में पहुंच गए। देखो भाई, अपना जो चीज हुई है, ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी चीजें वो सारे सारे क्या है कि अगर सिंपली बोला जाए ना, जो जर्मन था, ठीक है, जो जर्मनी है उसकी जो सोने की जो मुद्रा है, ठीक है, उसमें क्या है, काफी कमी आ गई। जो सोने का खदान था उसमें काफी कमी आ गई। उसके बाद आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्जा और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। भाई 1923 में क्या हुआ? जर्मनी बोला भाई बात ऐसी, मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला। ठीक, इसका जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। देखो, जैसे ही जर्मनी बोला भाई मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूं, ठीक, तो हुआ क्या, जो फ्रांस के जो लोग थे, ठीक है, फ्रांसीसी का मतलब फ्रांस के जो लोग थे, तो उसने जर्मनी का ये जो मुख्य जो जगह है, ठीक है, रूर, उस पर फिर यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडार वाला इलाका था। वही जो रूर था, ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे बहुत सारी मात्रा में कोयला पाए जाते थे। फिर ना भाई, फिर जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अब भाई मैं तो इस लाइन का मतलब समझा रहा हूँ क्या होता है। देखो, जैसे मान के चलो कि एक कोई देश है, ठीक है, किसी एक देश के अंदर सिर्फ उतने ही नोट सकते हैं जितना उस देश के पास सोना है, ठीक है, जितना उस देश के पास सोना। लेकिन अगर कोई भी देश उस सोने से अगर ज्यादा जितना सोना है, ठीक है, अगर उससे ज्यादा वो नोट छापता है, ठीक है, अगर उससे ज्यादा नोट छापेगा तो जो उसके मुद्रा की वैल्यू है, जो मुद्रा की कीमत है, वो क्या है, गिर जाएगी। ठीक है, सेम उसी तरीके से भाई कि अगर जो सोना है, जितना सोना हमारे पास है, ठीक है, अगर उस सोने से कम नोट छापता है, ठीक है, उसके पास सोना रखा हुआ है, उसके जो मुद्रा की वैल्यू है, मुद्रा की कीमत है, वो क्या भाई बढ़ जाएगी अपने आप ही। ठीक है, इस तरीके से हमें बात समझनी होती है। अब सुनो, फिर अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी। सोचो भाई, एक डॉलर, ठीक है, 24,000 मार्क के बराबर। समझ लो भाई, एक डॉलर है, ठीक है, 24,000 मार्क डॉलर, हमें 24,000 मार्क के बराबर थी, इस तरीके से। तो इसमें भाई काफी ज्यादा दिक्कत आई, जिसमें मैं तुमसे कहा था कि ऊपर 2010 में या फिर 2011 में हमारा जो देश है, ठीक है, उसकी मुद्रा की कीमत कितनी थी, 42 रुपए थी, इसकी उसको 24,000 है। तो सोचो कितना गरीब होगा वो। इसका मतलब है कि अगर जो अमेरिका एक डॉलर देगा, अमेरिका के एक डॉलर देने से इसको 24,000 मार्क देने पड़ेंगे उसको। ठीक है, फिर हाँ भाई, अगली चीज, अप्रैल में अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क और अगस्त में 46,21,000 मार्क था। दिसंबर में भाई देख लो, इतना अमाउंट पढ़ लेना, 9,88,60,000 मार्क हुए। देखो, सिर्फ एक डॉलर की बात चल रही है, तो देश सोचो कितना गरीब है। मैं तुमसे बोला कि भाई जो हमारा भारत देश है, वहां पे एक डॉलर की जो कीमत है, ठीक है, 1 डॉलर जो है, वो मेरे पास पहले 42 था। अब कितना होगा भाई, अब जो एक डॉलर है वो मान लो 83 के बराबर हो गया, इस तरीके से होगा। तो ये आप सोचो, जर्मनी का कितना हो गया, इतना तगड़ा हो गया। इसका मतलब भाई कि अगर जो अमेरिका के जो जो डॉलर है, ठीक है, अमेरिकी जो डॉलर है, अगर एक डॉलर दी जाएगी ना, तो उसके बदले 9,88,60,000 मार्क इतना देगा। ठीक है, तो इतनी ज्यादा कीमत दी गई थी उसकी। अगली बात करते भाई कि अति मुद्रास्फीति क्या होती है। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, एक तरीके से मान लो कि जब भी किसी देश के अंदर, ठीक है, कोई देश है, ठीक, उस देश में अगर वस्तु की कीमत लगातार बढ़ती रहे, बढ़ते कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, अगर सिंपली बोलते हैं महंगाई, ठीक है, अगर किसी देश में महंगाई काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अधिमुद्रास्फीति। जैसे करेगी, देखो, जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीजों की कीमत आसमान छूने लगी। उसके बाद जर्मन समाज दुनिया भर में हम दर्दों का पात्र बनकर रह गया। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया। देखो भाई, अब क्या हुआ, जब जो जर्मन है, जर्मन की जो मुद्रा है, ठीक है, मार्क, ठीक, उसकी कीमत इतनी ज्यादा गिर गई कि भाई जब वो गिरी ना, तो उस संकट का नाम दे दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं अति मुद्रास्फीति, इसका ये नाम दे दिया। उसके बाद करिए, जब कीमतें बेहिसाब बढ़ती जाती है, तो उस स्थिति को मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। देखो भाई, तो मुद्रास्फीति का मतलब क्या है, जब भी किसी एक वस्तु की जो कीमत है लगातार गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, इस वजह से क्या भाई जो स्थिति उत्पन्न होती है, उसमें क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। अगली चीज भाई, मंदी के साल, मतलब कि मंदी कब कब चला है। ठीक है, तो 1924 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिति रही, लेकिन यह स्थिति मानव रेत के ढेर पर खड़ी थी। देखो भाई, अब स्थिति ऐसी थी कि मानव जो रेत के ढेर पर खड़ी है, कभी भी अगर हल्की सा
कुछ हिल कोई हिला, ठीक है, पूरी पूरी वो क्या अंदर घुस जाएंगे। फिर अगला, जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। देखो भाई कह रहा है कि जर्मनी निवेश और औद्योगिक मतलब कि कहीं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए और औद्योगिक कोई सी इंडस्ट्री फिर बिजनेस चलाने के लिए जो भी इनको पैसा चाहिए था, ठीक है, वो साथ साथ उन्होंने क्या किया भाई, एक तरीके से मान लो अमेरिका से कर्जा लिया था। उसके बाद जब 1929 में शेयर बाजार धाराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही है मदद की रातों रात बंद हो गई। देखो अब क्या भाई, जब शेयर बाजार है, ठीक, शेयर बाजार अगर काफी ज्यादा पीछे छूट गया, इस वजह से क्या हुआ, जर्मनी को ना भाई जो मदद मिल रही थी वो ही बंद कर दी गई। उसके बाद कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच। देखो अब क्या हुआ भाई, जैसे ही लोगों लगा भाई इनकी जो जो शेयर की कीमत है, जो जो उनके पास मुद्रा है, फिर मान लो जो उनके पास कंपनी जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए, जब उसकी कीमत कम होने लग गई, ठीक है, तो उससे भाई उन सब लोगों ने क्या किया, 1.3 करोड़ का शेयर खरीद लिया। भाई देखो जिसको अगर ना शेयर के बारे में ढंग से पढ़ना है ना तो यूट्यूब पर डाल देना, ठीक है, व्हाट इज शेयर, इतना डालना, मेरे चैनल का नाम मैडी मैथ क्लासेस, ये नाम डाल दोगे अपने आप आ जाएगा। उसके बाद भाई क्योंकि यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, निर्यात गिरता जा रहा था, किसान की हालत खराब थी, सट्टेबाज बाजार से पैसा खींचते जाते, जो सट्टेबाज थे वो क्या हमारे बाजार से पैसा खींचते जाते कि भाई जो पूरा जर्मनी उनके जितने भी स्टॉक है वो सारा सारा हम खरीद लेंगे। खरीदने के बाद क्या होगा, जो भी चीजें जब महंगा हो जाएगा फिर जाके बेच देंगे इसको। अगली चीज, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का, भाई मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। भाई ये जो एक तरीके से नॉर्मली बोले, ये जो आर्थिक मंदी आई थी, जो पैसों की जो कमी आई थी, इससे क्या भाई इसका जो असर है पूरी दुनिया पर दिखा था। और सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। देखो भाई सबसे जो गंदा प्रभाव है वो कहाँ पड़ा, जर्मन पे पड़ा था। ठीक है भाई, जर्मन क्योंकि पहले दिक्कत में था और बाद में दिक्कत और आ गई। अब सुनो, मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफी गिर चुके थे। बेरोजगारी की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची। ठीक है, नौवीं क्या बोला भाई कि जो उस टाइम लोग वैसे भी कम थे, ठीक है, वही संख्या क्या भाई 60 लाख, उसमें से 60 लाख लोग काफी ज्यादा, अगर सिंपली बोला जाए काफी ज्यादा, मतलब काफी ज्यादा एक तरीके से मान लो बेरोजगार रहते थे। जैसे मान लो कि एक घर है, उस घर में 10 लोग हैं, 10 में से भाई साहब 6 लोग बेरोजगार बैठे, सिर्फ 4 लोग कमा रहे हैं, तो दिक्कत तो आएगी आएगी। अगली बात करते हैं भाई नाथसीवाद। नाथसीवाद क्या होता है, अब हमारा चैप्टर एक्चुअल में यहाँ से है। अब सुनो, यह एक संपूर्ण व्यवस्था और विचारों की पूरी संरचना का नाम है, ठीक है, इसको बोलते हैं नाथसीवाद, जिसका जनक हिटलर को माना। भाई जो नाथसीवाद उसका जनक किसको माना गया, हिटलर, हिटलर को माना गया। भाई हिटलर एक बहुत ही ज्यादा तानाशाही इंसान था, ठीक है, मतलब कि एक तेईस मानव नेता था, जो भी था वो चीज था, ठीक। फिर साम्राज्य में यह एक विचार की तरह फैल गई कि जो खास तरह की मूल्य मान्यताओं एवं खास तरह के व्यवहार संबंधित था। ठीक है, भाई नास्तिवाद में ये बताया गया कि भाई जर्मन के जितने लोग हैं वो सारे सारे एक तरीके से मान लो, देखो कह रहे खास तरह की मूल्य या फिर मान्यताओं कहीं ना कहीं से वेरीफाइड होनी चाहिए और एक खास तरह के व्यवहार संबंधित। देखो यहाँ पे भाई नॉर्मली बोले ना, जर्मन के अंदर जितने भी लोग थे वो सारे के सारे अलग विचार वाले लोग थे, ठीक। देखो भारत के अंदर भी पहले ना अलग अलग विचार के लोग थे, अभी भी हैं, ठीक है। वो क्या करते थे, जो भी भारत के अंदर जो अलग अलग विचार के लोग थे वो सारे के सारे लोग, ठीक है, इन्हीं सब लोगों की वजह से भारत का विभाजन हुआ था। अगली बात करते भाई कि नाजिया का विश्व दृष्टिकोण, ठीक है। तो पहला राष्ट्रीय समाजवाद का होता है, ये पहली चीज। अगला मेरे पास है सक्षम नेतृत्व, भाई जो लीडरशिप है काफी अच्छी होनी चाहिए। तीसरा मेरे पास है कि नस्ली काल्पनिक, ठीक है, इसको बोलते हैं यूटोपिया, ठीक है। और जो फोर्थ चीज है मेरे पास, जीवन परिधि, अपने लोगों को बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना, ठीक। और क्या हो भाई, जो अपने लोग वगैरह जो बसाने थे उसके लिए बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया। फिर अगला जो मेरे पास है वगैरह की नस्लीय श्रेष्ठताओं, युद्ध और कार्डिक आर्य का समाज। भाई ये जो हमारा समाज था, ठीक है, ये किसका है कि ये श्रेष्ठ युद्ध और इसको बोलते हैं कि कार्डिक आर्य, ठीक है, मतलब कुछ कुछ लोग आर्य होते हैं। किसी जाओगे ना योगा वगैरह, जहाँ पे योगा वगैरह सिखाते हैं, वहां तो मैं दिख जाएगा भाई लोगों का नाम क्या है कि आर्य लगा हुआ है, ठीक है। अब सुनो भाई, अगला मेरे पास है कि
जर्मनी में हिटलर के उदय के कारण, भाई जर्मनी के अंदर हिटलर का उदय कैसे हुआ, ठीक है। फिर तो पहले तो पास है भाई उसको बोलते हैं कि वारसाई की संधि, संधि की वजह से। दूसरा पास है वाइमर रिपब्लिक की कमजोरी, ठीक है। तीसरा तो पास है कि आमूल परिवर्तन वादी और समाजवादियों में आपसी फूट। देखो भाई, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी समाजवादी लोग थे उन सब में, और जो हमारे पास दूसरे जो जो दूसरी मान्यता रखते थे उन सब के लोगों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई हुई। फिर अगला जो मेरे पास है वो है नाजी प्रोपेगेंडा, ठीक है। ये चीज भी इसके अंदर आती है। अगला अच्छा देखो, नाजी प्रोपेगेंडा के अंदर बताता है कि इंसान क्या काम करेगा कैसा नहीं करेगा, कौन कौन सी चीज देखेगा, ठीक, वो चीज। फिर अगला जो बस भाई वो करेगी सर्व घटा कारण का भय। देखो सर्व सर्व घटा कारण का मतलब क्या है, मतलब देखो जो भी चीज चल रही है ना उसमें क्या है काफी दिक्कत आएगी, मतलब इसका एग्जाम्पल दूं। हाँ भाई, कह रही कि सर्व घटा कारण का भय। देखो ऐसा था कि भाई लोगों को ना ये इस चीज का काफी डर था, मतलब कि जो हिटलर के टाइम पे इस बात का काफी डर था भाई उनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगला है बेरोजगारी, ये सबसे बड़ी समस्या थी, ठीक है, बेरोजगारी की। और लास्ट में पास अभी आर्थिक महामंदी, भाई पैसों की तो बहुत दिक्कत आई थी लोगों के पास। फिर सुनो, अगला तो मेरे पास है भाई हिटलर का जो उदय हुआ है, ठीक है। हिटलर का उदय कैसे हुआ था ये वाली बात सुनते हैं, वो किसी को नहीं पता भाई हिटलर का एकदम से मतलब उदय कैसे हुआ। कि देखो अगर कोई बोले ना कि भाई हिटलर पैदा कैसे हुआ, वो किसी को नहीं पता हिटलर पैदा कैसे हुआ है। अब सुनो, तो कह रहे कि हिटलर ने 1919 में वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली, ठीक है, जो वर्कर पार्टी है उसका मेंबर बना। और धीरे धीरे उसने इस गठन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, ठीक है। अब क्या भाई वो जो संगठन था वहां पे क्या लोगों ने धीरे मतलब कि जो एक तरह से मान लो जो उसका जो भी था, मान लो कि जो नौकर वगैरह जो भी है, ठीक वही। सुनो, क्या हिटलर ने 1919 में वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली और धीरे धीरे उसने इन इंसानों पर आधारित नियंत्रण स्थापित कर लिया। फिर उसे सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। देखो भाई जो सोशलिस्ट पार्टी है निकली कैसे, सोशलिस्ट पार्टी वैसे बोला जाता है जो कांग्रेस पार्टी है उसमें से निकली है। और क्यों निकली थी भाई, इसके पीछे एक रीजन था। और रीजन हमारे पास ये है, जैसे सपोज करो कि भाई मान लो कि तुम किसी एक पार्टी में हो, ठीक है, और तुम कुछ अच्छा काम करना चाहते हो, लेकिन तुमसे बहुत सारे जने बोल रहे भाई नहीं तू यार अच्छा काम नहीं करेगा, तो जो तुम्हारा जो ये गुड वर्क है तो इसको नहीं करेगा, ठीक है, तुझे करना तो हमारे साथ बुरा नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब भाई देखो वही चीज बोला जा रहा है कि जो सोशलिस्ट पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी चाहता था कि भाई देश हम समाज का भला करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद के नोट छापने में बिजी था। उसके बाद भाई अगला पास है, यही पार्टी बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया, ठीक है। ये जो पार्टी भाई इस पार्टी के नाम के बाद में नाजीवादी, तो इस मानो की जो नाजीवादी है वो रख दिया गया, ठीक है। फिर कह रहे महामंदी के दौरान जब जर्मन अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी थी, काम धंधे बंद हो रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, जो जर्मन है, ठीक है, जर्मन में तो देखो अगर ना नॉर्मली बोल जाए, हाँ भाई सुनो, पहले इस पॉइंट को दोबारा देखो, देखो कर कि यही पार्टी बाद में नस्ल पार्टी के नाम से जाना गया। फिर महामंदी के दौरान जब जर्मन अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी थी, काम धंधे बंद हो रहे थे, ठीक है। और लगा था भाई जो मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, और फिर जनता लालची और भुखमरी में जी रही थी। बस भाई जो नाजियों ने प्रोपोगेंडा के द्वारा एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाकर अपना नाजी आंदोलन मतलब कि चमका। देखो भाई अब क्या हुआ, यहाँ पे जिसने जो आंदोलन चलाया था, जो नाजी आंदोलन, उसने क्या किया भाई, उसने अपनी पूरी पूरी जान ला के इस आंदोलन को चालू करवाया। फिर जो अगला है क्या कि और इसी के बाद चुनाव में 32% वोट से हिटलर जर्मन का मतलब कि वही चांसलर बना गया। देखो अब क्या हुआ, जब ना जो हिटलर है हिटलर जब वहां गए थे मतलब प्रधानमंत्री वगैरह बना दिया, तो उसका रुतबा भी बाद में बदला था। अगली बात जो हम करते हैं भाई कि हिटलर की राजनीतिक शैली, हिटलर के बारे में भाई बहुत सारी बात है, ठीक है। अगर तुम सब पढ़ोगे आराम से पता हो जाएगा, फिर देखो पढ़ा दे रहा हूँ। फिर कि वह लोग को गोल बंद हाँ भाई कह रहे कि वह लोगों को गोल बंद करने के लिए, हाँ भाई, हम्म, गोल बंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन करने में विश्वास रखता था। देखो सिंपली अगर बोला जाए ना तो ये सारी सारी जो बात है वो हिटलर, इसको तुम बस इसकी हल्की रीडिंग मारोगे ना तुम्हें सारा सारा समझ में आ जाएगा। अब सुनो अगला, हाँ भाई कह रहे कि जर्मनी में नासीवाद को लोकप्रियता, भाई जो जर्मनी है वहां पे नासीवाद को इतनी ज्यादा लोकप्रियता क्यों मिली, मतलब कि जो नासीवाद है उसको इतना ज्यादा क्यों मान लग गया, ठीक है। तो
हम पहली बात करते हैं, फिर कि 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे। देखो भाई, जो जर्मन का बैंक है वो सारे के सारे बर्बाद हो चुके थे, किसी के पास पैसा था ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, और मध्य वर्ग को लालची मतलब कि लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा। देखो भाई, अब क्या हुआ, जितने भी लोग हैं वो सारे सारे क्या है, वो सोचते थे कि भाई जो हमारे पास है ना, मतलब कि देखो, जैसे तुमसे ऐसा बोल रहा है कि 1929 में बैंक वाले हो गए और काम धंधे बंद हो गए, मजदूर लोग जो थे भाई वो सारे सारे क्या बेरोजगार हो गए, और जो मध्यम वर्ग की लाचारी और भुखमरी का डर सता था। जो मध्यम वर्ग के लोग थे, ठीक है, उन्हें क्या भाई, उनके मन में बस एक ही बात चली थी कि अगर कल को ऐसा हुआ, नौकरी छूट गई, मतलब कंपनी बंद हो गई, तो पैसा कहाँ से कमाएंगे, ठीक है। उसके बाद सुनो, जो अगला बात है भाई कि नाजी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई दिखाई देती थी, ठीक। जो नाजी प्रोपेगेंडा था, ठीक है, इसके अंदर लोगों को लगा कि हमारा भविष्य काफी अच्छा हो जाएगा। फिर यानी कि धीरे धीरे नासीवाद एक जन आंदोलन का रूप लेता गया, और जर्मनी में नासीवाद को लोकप्रियता मिलने लगी। देखो भाई, क्या हुआ, ये जो नासीवाद है ये करता था भाई, देखो अगर सिंपली बोलते हैं ना, ये इसका सिर्फ ये काम था कि जो भी लोग है उसको अपनी तरफ खिंचाना, ठीक है, और उनका कुछ ना कुछ फायदा देखना। तो इसी वजह से लोगों को लगा कि भाई ये जो हमारे पास काफी आगे मिलेगी। फिर हिटलर एक जबरदस्त वक्त, मतलब भाई वो हमेशा ना, जो उसका जो काम था साथ साथ ऑन पॉइंट होता था। फिर उसका जोश और उसके शब्द उन लोगों को हिलाकर रख देते। देखो भाई, जो हमारे पास जो हिटलर था, ठीक है, हिटलर भाई इतना ज्यादा पावरफुल था कि अगर बोला जाए ना, उसका उसका एक शब्द भाई तुम्हें एकदम मानो एकदम से मोटिवेट कर देगा, ऐसा था वो, ठीक। और उसकी बातें ऐसी होती कि भाई इंसान हिल जाए। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, ठीक है, वार्सा संधि में हुई नाइंसाफी, जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। देखो भाई, जो हिटलर था उसने बोला भाई तुम्हें तुम्हें जो भी समस्या हुई ना, वो सारी की सारी समस्या मैं तुम्हें सॉल्व करके दूंगा। और जो अगली बात हमारे पास भाई, उसका वादा था कि वह बेरोजगारों और रोजगारों और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। हिटलर ने बोला कि भाई तुम मुझे यहाँ का नेता बनाओ, ठीक है, प्रधानमंत्री बनाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे भाई बहुत ही अच्छी लाइफ दूंगा। फिर उसने मतलब कि उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से हटाएगा। मतलब कि ना, जो उसने ये बोला, जो हिटलर है उसने ये बोला कि भाई मैं जो ना किसी को भी दबने दूंगा नहीं, ठीक है, जो काम है साथ साथ मैं तुम्हें बताऊंगा भाई कैसे कैसे करना है, क्या नहीं करना, ठीक। और तमाम विदेशी साहसियों का मुंह तोड़ जवाब दिया। उसने बोला भाई कि जो भी विदेशी जो मुल्क है, ठीक है, मैं उन्हें तो तगड़ा जवाब दूंगा मुंह पे, ठीक। फिर सुनो भाई, जो अगली बात मेरे पास है कि नाजियों ने पर पूरा नियंत्रण करने के तरीके। देखो, नाजियों ने जनता पर किस तरीके से नियंत्रण किया था, ये वो सारी बातें। तो पहले चीज सुनो भाई, हिटलर ने राजनीति की एक नई रैली रची थी। उसने राजनीति का नया तरीका अपनाया कि भाई इस तरीके से आसानी से मैं यहाँ का नेता बन सकता हूँ। वह लोगों को गोलबंद करने से, मतलब कि आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझा था। भाई उसने लोगों को अपनी बातों में बहला फुसला के बहुत सारे काम किए। हिटलर के प्रति भारी समर्थन, दर्शनों और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभा आयोजित की। हिटलर को जिताने के लिए लोगों ने पूरी पूरी जान लगाई, उसके लिए बड़ी बड़ी रैली निकाली, मैं हिटलर को जिताऊं, हिटलर को। उसके बाद हाँ भाई, कह रहे कि स्थितक छपे लाल झंडे, ठीक है, नत्सी सैल्यूट और भाषणों के बाद हाँ भाई, कह रहे कि भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा था। देखो भाई, अब जो हिटलर था उसकी बातें इस तरीके से थी कि लोग ना एकदम उसके बोलते ही भाई एकदम से मोटिवेट हो जाते कि भाई अब जो करना है इसके बोलने पे करना है, इसके वो कुछ करना ही नहीं है। फिर हाँ भाई, कह रहे कि नस्सियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, ठीक है, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिससे मानव जनता को तबाही से उबरने के लिए अवतार लिया। देखो भाई, हिटलर एक ऐसा बंदा था, उसके पास इतनी पावर थी, ठीक है, कि लोग बोले तो अपना मसीहा मान लगे, बोले भाई कि अब जो भी करेगा तू ही करेगा, तू हमें बाहर के देशों से बचाएगा, ठीक है। उसके बाद एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी। भाई जो एक समाज था, ठीक है, मतलब कोई भी समाज में, और ऐसा नेता मिल जाएगा भाई मैं तुम्हें ये कराऊंगा वो कराऊंगा, ठीक, तो इस बातों में लोग बहुत जल्दी आते, जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था, और एक भीष्म आर्थिक राजनीतिक संकट से गुजर रहा। देखो भाई, जो पूरा जर्मन था वो भले ही कितनी बड़ी समस्या से गुजर रहा हो, लेकिन भाई जो हिटलर था उसने इन सबको आश्वासन दिया कि मैं तुम्हें दिलाऊंगा जो भी, मतलब कि जो जो भी चीजें वो सारा सारा तुम्हारे लिए मैं करूंगा। अब सुनो, अगली बात करते हैं भाई लोकतंत्र का
ध्वंस, ठीक है, वो हुआ कैसे? अब सुनो, 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का, हाँ भाई, हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। देखो भाई, जो हमारे पास है, जो राष्ट्रपति, जो हिडनबर्ग था, उसने हिटलर से बोला भाई तुम यहाँ पूरे देश का जो चांसलर का पद है उसे संभालो, पूरे देश को तुम कंट्रोल करोगे। और सबसे ज्यादा शक्तिशाली पद था उस टाइम का वो, ठीक है। सत्ता हासिल करने हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन रचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू किया। देखो भाई, जैसे ही उसके हाथ में सत्ता लगी, उसने बहुत सारे बदलाव किए, ठीक है। बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाओं को भंग कर दिया कि भाई तुम बिना बात की संस्था बने हुए, तुम कुछ काम करते नहीं हो, ठीक, तो तुम्हें इसकी मतलब तुम्हें हमें तुम्हारी जरूरत है नहीं, तुम निकलो यहाँ से। अगला, फरवरी महीने में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अभी क्या अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। भाई देखो, अब ये जो फरवरी के महीने में जर्मन में जो भी 31वां जो कांड हुआ था, उसकी वजह से उसका जो रास्ता और आसान, ठीक। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। भाई कम्युनिस्ट मतलब जो लीडर, वो कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंस्ट्रक्शन कैंप में बंद कर देगा। देखो भाई, अब क्या हुआ, जो भी ये जो बड़े बड़े लोग थे, ठीक है, उन सबको क्या किया हिटलर ने, एक जगह कैद करवा दिया कि भाई तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारी हमें हमें तुम्हारी जरूरत है नहीं। फिर अगला, मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेष अधिकार अधिनियम, ठीक है। अब क्या हो भाई, जो मार्च 1933 को जो प्रसिद्ध बहुत फेमस विशेष अधिकार अधिनियम, इसको बोलते हैं इन बॉलिंग एक्ट, पारित किया गया। एक नया कानून बनाया भाई इसने। इस कानून के जरिए जर्मन में बकायदा स्थापित कर दी गई। भाई जो हिटलर है, उसने बोला भाई अब यहाँ मैं जो बोलूंगा वही काम होगा, मेरे मतलब मेरे से बिना पूछे कोई और सा काम होगा ही नहीं। फिर नाथी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। भाई उसने बहुत सारी चीजों पर पाबंदी लगाई, भाई ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, जो करना है मेरे से पूछ के करो, मेरे तरीके से करो। फिर किसी भी, हाँ भाई, कहते किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश से निकाला जा सकता या गिरफ्तार किया जा सकता। देखो भाई, हिटलर ने इस तरीके से देश को संभाला, मतलब देश को चलाने का इस तरीके का तरीका अपनाया कि उसने बोला भाई कि अगर कोई भी बिना बात पे कुछ करेगा तो देश से कभी भी निकाल देंगे, उसको कभी भी कैसे भी गिरफ्तार कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं बोलेगा उसके पीछे। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत, ठीक है। अगर नॉर्मली बोला जाए भाई, देखो 1939 से 1948 तक यहाँ तक चला है, ठीक है। 1939 से 1948, ठीक है, यहाँ तक चला है। अब सुनो, तो कह रही जब द्वितीय विश्व में अमेरिका कूद पड़ा, जैसे भाई जो द्वितीय विश्व था उसमें जैसे ही अमेरिका आया, ठीक है, तो धुरी राष्ट्रों को घुटने टेकने पड़े। भाई जो दूसरे था, जो यूरोप वगैरह थे, उसे का घुटने टेकने पड़े। इसके साथ ही हिटलर पराजय हुआ। और भाई इसी टाइम अमेरिका ने जो हिटलर है उसको हरा दिया। और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, दो शहर, देखो भाई जापान है, जापान में दो शहर, एक हिरोशिमा, दूसरा वहां से भाई नागासाकी शहर पर अमेरिका के बम गिराने के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। देखो भाई, अब क्या हुआ, जो अमेरिका है, अमेरिका ने जापान के दो शहर, एक तो हिरोशिमा और नागासाकी, बम गिरा, ठीक है, और बम गिरते क्या दूसरा विश्व समाप्त हो गया। वही अगली बात करते हैं कि नाजी जर्मनों में युवाओं की स्थिति कैसी थी, मतलब कि जब नाजीवाद चल रहा था, ठीक, उस टाइम वहां के जो युवा थे उनकी स्थिति कैसी थी, वो किस कंडीशन में रहते। देखो भाई, तो पहला क्या था कि जर्मन और यहूदियों के बीच एक साथ बैठ नहीं सकते थे। जो जर्मन लोग हैं और जो यहूदी लोग हैं, ये दोनों एक साथ नहीं बैठ सकते थे। दूसरी बात भाई, जिसको बोलते हैं जिप्सयो, शारीरिक रूप में मतलब कि अक्षम तथा यहूदियों को स्कूल से निकाल देगा। जो भी यहूदी वगैरह थे उन सबको स्कूल वगैरह से निकाल देगा। फिर स्कूली पाठ्य पुस्तक को फिर से लिखा गया, जहां नस्लीय भेदभाव का बढ़ावा दिया गया। देखो भाई, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो स्कूल की जो बुक थी उसको दोबारा छापा, ठीक है, उसमें क्या है, जो नस्ल भेदभाव है उसके बारे में ज्ञान डाला, ठीक है। भाई भाई काला होता है, गोरा होता है, इसकी नस्ल ऐसी है, इसकी नस्ल ऐसी है, तो सब कुछ क्या नस्ल के आधार पे होने लगा। फिर 10 साल की उम्र के बच्चों को युग फोक दाखिल करा दिया था, जो एक युवा संगठन था। देखो, जो बच्चे 10 की उम्र के थे, मतलब क्या है, 10 की उम्र के बच्चों को युग फोक करके एक ना मतलब की संस्था थी, उसमें दाखिल कराया। 14 साल की उम्र के सभी लड़कों को हिटलर यूथ की सदस्यता अनिवार्य कर दी गई। अब ये बोलेगा कि अगर कोई भी जो लड़का है, अगर वो 14 साल का हो गया, कोई भी जो युवा है अगर 14 साल का हो गया, तो उसको हिटलर की टीम में ज्वाइन होना पड़ेगा। उसके बाद भाई
जो अगली बात करें, महिलाओं की स्थिति कैसे, देखो मैंने तो बता दिया कि पुरुष की स्थिति, अब महिला की बात करते हैं। तो पहला, लड़कियों को अच्छी माँ और शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देना उनका प्रथम कर्तव्य बताया जाता है। देखो उनसे बोला कि भाई जो माएँ होंगी वो अच्छे रक्त वाली होगी, ठीक है, अच्छी नस्ल की होनी चाहिए। दूसरी चीज, नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, यहूदियों से दूर रहना और बच्चों का नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें सौंपा गया। भाई जो महिला थी उन्हें बोला तुम जो तुम्हारे बच्चे हैं उन्हें यहूदियों से दूर रखोगे, ठीक है, जो यहूदी है उनसे दूर दूर रखोगे, और करेगी, और बच्चों का नाज़ी मूल्य, मतलब कि तुम्हें ना बच्चों को नाज़ियों के बारे में बताओगे भाई कि नाज़ी जो नाज़ीवादी है कितने अच्छे होते हैं, क्या नहीं होते, ठीक है। उसी तरीके से अगला, 1933 में हिटलर ने कहा राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, ठीक है, उसने ये चीज बताई और लोग ना उसकी इसी बातों पे काफी ज्यादा फिदा थे, ठीक है, उसकी सारी सारी बातें मानते थे। और अगला, नस्ली नस्ली तौर पर वंचित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं, दुकान में ज्यादा छूट, ठीक है, और थिएटर और रेलगाड़ी के सस्ते टिकट, और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली माताओं को कांसे, चांदी और सोने के, हाँ भाई, सोने के लगाए सोने के लगाए दिए जाते, इसका मतलब सोने के सिक्के वगैरह जो उपहार दिए जाते थे। ये बोला कि भाई वो सारी महिलाएं जो अच्छी नस्ल का बच्चा पैदा करेंगी, ठीक है, और उन्हें ढंग से पालेंगी पोसेंगी, और जितना ज्यादा बच्चा पैदा करेंगी उनको चांदी के या कांसे के या सोने के सिक्के वगैरह दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद, लेकिन अवांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को दंडित किया जाएगा। देखो उसने बोला कि अगर कोई बच्चा अवांछित हुआ, ठीक है, जो अच्छी नस्ल का नहीं हुआ, उसकी माता को बहुत ही दंड दंड मतलब दंड दिया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, जो भी किया जाएगा। उसके बाद, आचार संहिता मतलब कि रूल, इसमें मतलब क्या, जो रूल बना रखे थे ना वो, तो रूल का उल्लंघन करने पर उन्हें गंजा कर मुंह पर कालिक पोत पूरे समाज में घुमाया जाएगा। भाई ये बता दें कि अगर कोई महिला किसी भी जो जो मेरे बनाया गया द्वारा जो मेरे द्वारा जो बनाया गया आचार संहिता है, मतलब कि रूल है, अगर उसका कोई उल्लंघन करेगा तो उसके मुंह पर कालिक पोत उसको पूरे समाज में घुमाया जाएगा। फिर ना केवल जेल बल्कि, हाँ भाई, बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिए जाते थे। भाई जो हिटलर था उसमें महिलाओं की सारी तरीके थी, ठीक है। ये बता रखा है कि ना केवल जेल, जो भाई ऐसे बहुत सारे लोग थे, देखो जो रूल वगैरह नहीं मानेगा उनको एक तो भाई कालिक पोते पूरे शहर में घुमाएंगे, दूसरी चीज उन्हें जेल में डाल देंगे, ठीक है, और उनसे उनके जो परिवार वगैरह है वो भी तहस नहस कर दिए जाएंगे। अब देखो भाई तुम्हें दोबारा मैं जो हर वीडियो में बताता हूँ, पहले चीज तुम्हें पहले नोट से लिखना है, ठीक है। दूसरी बात, तुम्हें जो एनसीईआरटी है, ठीक है, जो एनसीईआरटी की बुक उसको पढ़ना है। तीसरा, तुम्हारे पास अगर कोई सा एडिशनल बुक है, अगर कोई सा एडिशनल बुक है, वैसे बुक की जरूरत पड़ेगी नहीं एडिशनल की, फिर भी या तो कर लो। चौथी चीज भाई, जो तुम्हारे एमसीक्यू है, ठीक है, ये सारे, अगर तुम्हें इन सब की पीडीएफ, देखो तुम्हें ना इसके जितने भी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन सारे करने, ठीक, उसके बाद जो भी तुम्हारा एमसीक्यू है ये सारे सारे करने। अगर तुम्हें ये सारा सारा एक साथ चाहिए, ठीक है, हर चैप्टर का तुम्हें, मतलब कि जो पूरी बुक है ना, जैसे मान लो कि हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, पोल साइंस हो गया, ज्योग्राफी, तुम्हें जितने भी हैं ये सारा का सारा अगर तुम्हें एक साथ चाहिए तो इसके तुम सब जब तक कम से कम 100 कमेंट करोगे, फिर तुम्हें इसकी जो लिंक है मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से डाउनलोड करें आराम से। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात भाई ये है कि अगर इस नोट्स में पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये लिखे हुए होने चाहिए, लेकिन जो लिखना नहीं चाहता, जो चाहता भाई मैं इसकी जगह प्रिंट करवा लूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, इसके लिंक है, ठीक है, उस लिंक से जाके तुम डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद तुम भाई आसानी से उसको प्रिंट करवा लेना। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।